महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर क्या वाकई धांधली हुई है? क्या धांधली करके बीजेपी ने चुनाव जीता है? बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, वो नतीजे ऐसे हैं कि किसी भी आम आदमी के गले नहीं उतर रहे हैं। भाजपा इसको अपनी सबसे ऐतिहासिक जीत बता रही है। टीवी चैनलों पर भाजपा के जलवे का जिक्र हो रहा है, भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे वाजिब सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग को अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। और कई ऐसे सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिनको आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसा आखिरकार कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो नतीजे निकल करके सामने आए, जरा एक बार इसको आप देखिए ताकि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी। महाराष्ट्र में 230 सीटें वो महायुति के पास में आई और 51 सीटें एनडीए या इंडिया गठबंधन के पास में आया। यानी एनडीए के पास में 230 सीट और इंडिया गठबंधन के पास में सिर्फ 51 सीटें। और इसी में आप ऊपर देखेंगे तो 55 सीटें जो है वो यहां पर इंडिया गठबंधन की झारखंड के अंदर आ रही है। मतलब एक मिनट के लिए आप अपनी आंख बंद करिए और जरा सोचिए, झारखंड जैसा राज्य, छोटा राज्य जिसको बीजेपी कह रही थी कि हम इस बार जीत करके रहेंगे, तमाम एग्जिट पोल में बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई गई थी और कई एग्जिट पोल में बीजेपी को यह राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उस राज्य में 55 सीटें आ जाती हैं इंडिया गठबंधन की। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र 288 सीटों वाला राज्य, बड़ा राज्य, जहां पर शरद पवार है एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने अभी 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में 48 में से 31 सीटें जीतने का काम किया। 17 सीटें बीजेपी गठबंधन के खेमे में गई। मतलब 4 महीने जब चुनाव हुआ तो यह स्थिति थी वहां पर। और आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि झारखंड पूरा वो जो है वो इससे ज्यादा सीट ले रहा है, बजाय इसके कि पूरे महाराष्ट्र में मिलकर के पूरे इंडिया गठबंधन को उतनी सीट नहीं आई। यह बताइए आपके लिए सरप्राइजिंग है या नहीं है? मतलब उद्धव ठाकरे को मिला लिया, शरद पवार को मिला लिया, कांग्रेस पार्टी मिल गई। 4 महीने पहले इन्होंने करिश्मा किया, जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करने का काम किया, मोदी के नाम पर इलेक्शन हुआ, तब जाकर के एक जबरदस्त वहां पर वोट मिला। लेकिन 4 महीने बाद में इलेक्शन हुआ और 4 महीने बाद में इलेक्शन के अंदर उस चुनाव में महाराष्ट्र में, इतने बड़े महाराष्ट्र में इतनी सी सीट नहीं मिल पाई, जिससे ज्यादा सीटें तो जो है वो झारखंड के अंदर मिल गई। अब इसी आंकड़े को जरा एक बार फिर से देखिए, 51 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के पास में आई हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 54 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल गई। मतलब पूरा इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार, जिसमें शरद पवार है और जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, ये सारे मिलकर के इतनी सीट नहीं ला पाए जितने अकेले एकनाथ शिंदे ले आए। मतलब एकनाथ शिंदे का ऐसा क्या रुआब है, क्या जलवा है। और एकनाथ शिंदे को भी छोड़िए, उसके थोड़ा सा नीचे भी अगर आप जाएंगे तो 41 सीट, मतलब सिर्फ 10 कम सीट वो जो है वो अजीत पवार ले आते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? बहुत हैरान करने वाली बात है। अब जरा इसके बाद में एक आंकड़ा और देखिए जिससे आपको और तस्वीर थोड़ी सी समझ में आएगी। यह आंकड़ा आप देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 79 विधानसभा सीटों पर जीती थी। मतलब बीजेपी को टोटल जो है वो 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और उस वक्त में 9 के हिसाब से वो 79 सीटों पर जीती थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाद वो 128 सीटों पर जीत गई। मतलब कुल मिलाकर के 49 सीटों का उसको फायदा हो गया। कांग्रेस पार्टी वो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 13 सीटें जीती थी लोकसभा की और उस हिसाब से 63 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। और 2024 के विधानसभा सीटों में अब जो रिजल्ट आया
उसमें सिर्फ 20 विधानसभाओं में वो जीत हासिल कर पाए। मतलब 43 सीट का उसको नुकसान हो गया 4 महीने के अंदर अंदर। शिवसेना शिंदे की वो 40 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीती थी और अब 56 सीटों पर वो जीत गई, 16 सीटें उसकी बढ़ गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे वो 57 सीटों पर जीते थे और अब महज 17 सीटों पर ही जीत पाए, 40 सीट का नुकसान हो गया। एनसीपी अजीत पवार सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर विधानसभा की लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 6 सीटों पर जीते थे और अब 36 सीटों पर वो जीत गए, 30 सीटों का फायदा हुआ। एनसीपी शरद पवार वो 34 सीटों पर चुनाव में विधानसभा वाइज जीते थे लोकसभा के अंदर और अब जो है वो सिर्फ 13 सीटों पर जीत पाए, 21 सीटों का उनको नुकसान हो गया। अब आप बताइए कि ये ऐसा क्या हुआ है, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बम्पर तरीके से बहुत कुछ दे दिया? मतलब मोदी के नाम पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं और यहां पर बीजेपी के नाम पर, एकनाथ शिंदे के नाम पर वोट हो गया। एक और आंकड़ा आपके सामने है, आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे तो चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। यह आंकड़ा आप देखिए, 2024 में अब जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 132 सीटों पर बीजेपी जीत गई, यानी महज बीजेपी के सिर्फ 17 उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, बाकी सब जीत गए। और 89 यानी 90% के आसपास का उसका वोट शेयर रहा, स्ट्राइक रेट रहा, माफ कीजिए। उसके बाद में 2019 का विधानसभा चुनाव देखिए, बीजेपी 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ 105 सीटों पर जीत पाई, 64% का उसका स्ट्राइक रेट था। 2014 के अंदर बीजेपी 260 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बिना किसी गठबंधन के, तब 122 सीटें बीजेपी की आई थी और उस वक्त में 2014 में मोदी लहर भी थी और 47% का उसका स्ट्राइक रेट था। 2009 के अंदर बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी, 46 सीटों पर जीत पाई, 39% का वोट शेयर था। आपको कुछ समझ में आया? मतलब जिस वक्त में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर थी 2014 के अंदर, उस वक्त में भी इतनी सीट नहीं आई बीजेपी की, उस वक्त में भी इतना जबरदस्त तरीके से बीजेपी का स्ट्राइक रेट नहीं रहा। अब बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी है और 132 सीट इसमें से बीजेपी जीत गई। सिर्फ और सिर्फ जो है वो केवल 17 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। मतलब इस तरीके का चुनाव तो दिल्ली के अंदर भी नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल 70 में से 63 सीट जीत जाए। ये तो इस तरीके का चुनाव होता है और जहां पर सबको पता है कि वहां पर केजरीवाल के सामने कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, बीजेपी के अंदर कोई नेता नहीं है, वहां पर ऐसी सिचुएशन होती है। क्या आप बताइए, इसको देखने के बाद में मतलब ये इतना भयंकर स्ट्राइक रेट कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत गए, क्या इस तरीके का मैंडेट आपने कभी कल्पना भी की थी या किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी खबर में कहीं पर कोई बोल रहा हो, कोई पत्रकार ने कहा हो, किसी जनता ने कहा हो, कहीं पर कोई ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा हो? इतना भयंकर, इतना भयंकर, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और जिस तरीके से ये चीजें निकल करके सामने आ रही है, इसके बाद में विपक्ष के जो आरोप हैं उनको अपने आप में बहुत बल मिलता है। एक खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। इस खबर में लिखा हुआ है कि स्वरा भास्कर के पति ने ईवीएम पर उठाए सवाल। मुंबई के अणुशक्ति नगर से शरद पवार गुट के एनसीपी के उम्मीदवार फहाद अहमद ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कह रहे हैं कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज दिख रही थी, उनसे सना मलिक को डबल ट्रिपल वोट जा रहे हैं। उसकी जांच हो, बिना जांच रिजल्ट ना घोषित हो। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक यहां से अजीत पवार गुट की उम्मीदवार है। मतलब यहां पर यह कह रहे हैं, आगे आपको वीडियो सुनाता हूं, यहां पर यह कह रहे हैं कि 17 राउंड तक जो है, 16-17 राउंड तक मैं जीत रहा था और जैसे ही जो है मेरी 17वें 18वें राउंड की
ईवीएम मशीनें खुलने लगी, उनकी जो बैटरी थी वो 99% चार्ज थी, और वहां पर मेरी जो प्रतिद्वंदी थी उसको 2 गुना 3 गुना वोट मिलने लग गए। मतलब ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोबारा काउंटिंग हो, इन पर रिजल्ट को रोका जाए। चुनाव आयोग का जवाब नहीं। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है, और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था, और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। महाराष्ट्र के चुनावी शोर के बीच में लोग इस वीडियो को भी भूल गए हैं जिसमें बताया जा रहा था कि ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इनके फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाए गए हैं। चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब दे पाएगा? क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? अब जो ये आरोप हैं, इनमें जो है वो अपने आप में दम नजर आने लगता है कि आखिरकार एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, एक तरफ बीजेपी का इतना भयंकर जो है वो नतीजा सामने आ रहा है, तो क्या वाकई कुछ बहुत हुआ है यहां पर? सवरा भास्कर ने लिखा कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? तो ये सवाल जो है वो लगातार विपक्ष पूछ रहा है। अब इसी को लेकर के पवन खेड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र में वही पैटर्न दोहराया गया है जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने बीजेपी को नकार दिया था, क्योंकि जनता मोदी जी को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहती थी। उसी महाराष्ट्र ने 4 महीने बाद बीजेपी को 148 में से 132 सीटें दे दी। ये कैसी स्ट्राइक रेट है? जहां बीजेपी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहां लगा देती है। बाकी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड चलने लगती है, और जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है।
4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? यह सोचने की बात है। खैर, यह उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है, विपक्ष बार बार इस बारे में कह रहा है कि कुछ न कुछ महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मतलब इस तरीके का कोई नेता सामने नहीं था, कोई ऐसा चुनाव नहीं दिख रहा था, कैसे ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब इसमें एक बड़ी बात यह भी है, कई सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राजीव कुमार ने, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्यादा चीनी मिला दी है, डांट पड़ेगी उनको। अब इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं। खैर, हमें सोशल मीडिया की बात नहीं, हम राजीव कुमार से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, जो सबूत दिए जा रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? क्यों नहीं आप उस पर सामने आकर के स्पष्टीकरण देते हैं? बहरहाल, अगर शेरो शायरी शायद खत्म हो जाएगी तो शायद जवाब भी मिले। बाकी आप लोग बताइए कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के आपको लग रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है, यही नतीजे आने चाहिए थे, यही नतीजे आपको लग रहे थे, या आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।